हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर एंड दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, क्या इसके फीचर्स हैं, व्हाट आर द अदर प्रोविजंस दैट आर अट्रैक्टेड, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डील इन दिस चैप्टर। बट द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू वी मीन बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? इसका मतलब क्या है? चलिए, तो सबसे पहले हम अपने पास यहां पे समझते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब क्या है। आपने बचपन में पढ़ा होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, है ना? सबने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। मैम कौन से बचपन की आप बात कर रही हैं? बेटा वही 11th क्लास, वही सुनहरी क्लास, जब थोड़ा सा ध्यान पढ़ाई पे भी दे देना चाहिए था। ठीक है, वहां में आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था मैम? सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था हमने, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था हमने, राइट। जहां पे क्या होता है, एक पर्सन होता है जो कि पूरी तरीके से एक बिजनेस को संभालता है, इसी का करता धरता होता है। ठीक है, ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। ये है तो बिजनेस है, ये नहीं है तो बिजनेस नहीं है। फिर आपने इसमें एक पढ़ा था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम क्या कहते हैं प्यार से? HUF। HUF का मतलब एक दादाजी हैं, बड़ी बड़ी मूंछों वाले एक दादाजी हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? वो कर्ता होते हैं मैम। ओके, फिर इनके अगर 3 लड़के हैं तो ये सब इस HUF का पार्ट हैं। फिर इनके भी कुछ लड़के हो गए, ठीक है भैया, ये भी HUF का पार्ट है। तो ये जो है, ये लोग पूरे बिजनेस के क्या है? HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। चलो ठीक है, क्लास 11th रिवाइज हो रही है। अच्छा, उसके बाद आपने अगला बिजनेस पढ़ा पार्टनरशिप। क्यों पढ़ना पड़ा भाई? पार्टनरशिप तक क्यों आए लोग? क्योंकि क्या होता था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला बंदा रहता था, अकेले की बुद्धि, अकेले का पैसा, मर जाए तो भाई पूरा बिजनेस पे खतरा आ जाता था। तो इसीलिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तक इवॉल्व हुए हम लोग। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ये जो एक दादाजी हैं बड़ी बड़ी मूंछों वाले, ठीक है, यही पूरी तरीके से बिजनेस को संभाल रहे थे, करता थे ये। फिर क्या हुआ, इनकी औलादों में लड़ाई होने लग गई, और वही है कि घर के पैसा ही जितना है उतने से ही बिजनेस हो सकता है, ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। फिर ये हुआ कि चलो और इवॉल्व हुए और पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट निकल के आया। तो ये पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट भी कहां से गवर्न होता है? पार्टनरशिप एक्ट से गवर्न होता है, आपको पता ही है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 से ये गवर्न होता है। यहां पे क्या हुआ, यहां पे ओपन कर दिया गया कि भाई देखो, कभी तुम यार दोस्तों का मन करे कि चलो आपस में मिलके एक, कहते हैं ना, एक काम शुरू किया जाए, तो तुम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप भी नहीं हो सकते, तुम लोग HUF भी नहीं हो सकते। चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि तुम लोग पार्टनरशिप हो लो। चलो बहुत बढ़िया भैया, सारे दोस्त रहेंगे, है ना, सारे हम लोग दोस्त लोग एक साथ काम चालू करेंगे। 5 दोस्त हम लोग काम चालू करेंगे, हाथों में हाथ लेके। ये लो, हाथों में हाथ, है ना। ये 5 दोस्तों ने काम चालू किया, इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। अब इसमें क्या हो रहा था, सब जने अपना अपना पैसा लेके आएंगे। लो भाई, नोटों की गठरी बनाऊं मैं, है ना, ये अपना पैसा लेके आए, ये इनके नोटों की गठरी, ये अपना पैसा लेके आए, ये इनके नोटों की गठरी, ये अपना पैसा लेके आए। ये दोनों जो है बहुत दिमागदार थे। ये दोनों बोले कि भाई देखो, ऐसा है कि हमारी इंटेलिजेंस ही हमारे पैसे बराबर है। तुम तीनों के पास बहुत इंटेलिजेंस नहीं है, पर हम इंटेलिजेंट हैं। गुड 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 गुड, आप अपना दिमाग लगाइए। ठीक है, तो ये सब अपना दिमाग मतलब अपनी इंटेलिजेंस लेके आए, IQ। ओके, वेरी गुड, आप अपना कुछ भी कंट्रीब्यूट कीजिए, उससे हमें मतलब नहीं है। चलो, तो पार्टनरशिप में क्या बेनिफिट मिला कि कुछ और लोग साथ में मिल सके, साथ में काम कर सके, मैनेजमेंट में भी थोड़ा और हेल्प मिल सका। प्लस ऐसा भी नहीं था कि एक के मरने से दुकान बंद हो जाएगी, अरे बाकी के लोग हैं ना, दुकान चला लेंगे। उसके बाद ऐसा भी नहीं था कि चलो, एक होता है कि लिमिटेशन जितनी भी सोल प्रोप्राइटरशिप में थी कि भाई एक अकेला बंदा, वो एक अकेले वाली बंदे वाली बात खत्म हो गई, ये पारिवारिक झगड़े वाली बात खत्म हो गई। यहाँ पे इवॉल्व हुआ कि डीड वीड बनवा लो, सब लिखवा लो और उसके हिसाब से काम करो। लेकिन यहाँ पे एक चीज थी कि सारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी थी, यहाँ पे एक बात थी कि सारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी थी वो थी अनलिमिटेड। ओ मैम, इसका क्या मतलब है भैया? सारे लायबिलिटी जो पार्टनर्स की थी, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स,
द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। ये क्या थी? अनलिमिटेड थी। मतलब ये लोग जब बिजनेस करने जाएंगे तो जो कर्ज चढ़ेगा वो अनलिमिटेड लेवल का भी हो सकता है। मान लो इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, 50 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, अब इनकी खुद की फर्म में है 10 करोड़ रुपए, कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ले रखा है 50 करोड़ रुपए का। कल को अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना कर पाए तो 50 करोड़ का नुकसान कहां तक जा सकता है? इनके घर तक जा सकता है, इनके पर्सनल एसेट्स तक जा सकता है। जी हाँ, समझ में आ रही है बात? इनके घर तक, इनके पर्सनल एसेट्स तक वो नुकसान जा सकता है। क्रेडिटर कहां तक आ जाएगा? क्रेडिटर इनके घर में घुस जाएगा और अपना पैसा वसूल करके ले जाएगा। इसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। प्लस क्योंकि ये दोनों बहुत पक्की, ये पांचों बहुत पक्की दोस्ती में निकले थे, तो पार्टनरशिप फर्म में जो होता है वो होती है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, मेरा कांड तुम पे भी भारी पड़ सकता है, तुम्हारा कांड मुझ पे भारी पड़ सकता है, हमारे कांड इस फर्म पे भारी पड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ी दिक्कत थी कि एक जना कुछ भी गलत काम करके चला आए और लायबिलिटी मेरे घर तक चली आएगी। अच्छा, तो इन पांचों को एक जने ने सलाह दी। ठीक है, अब ये पांचों परेशान हो गए पार्टनरशिप्स। इनको एक जने ने सलाह दी कि भाई इतने परेशान हो तो कंपनी बना लो, है ना, इतने परेशान हो तो कंपनी बना लो। कंपनी में पब्लिक लिमिटेड नहीं बनाना चाहते हो, प्राइवेट लिमिटेड बना लो। वेरी गुड, कम से कम ये लिमिटेड जुड़ जाने से तुम्हारे घर द्वार के एसेट तो बच जाएंगे। तुम्हारी अपनी लायबिलिटी कहां तक की लिमिटेड होगी? सिर्फ और सिर्फ जितना तुम्हारा शेयर है वहां तक लिमिटेड होगी। भाई बहुत ऑब्वियस सी बात है, हमें तो अच्छे से पता है कि कंपनी में क्या होता है कि लायबिलिटी किसी की भी, द लायबिलिटी ऑफ, अब यहाँ पार्टनर्स नहीं होते, अब यहाँ क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। कि द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ये कितनी होती है? इट इज लिमिटेड टू द नंबर ऑफ शेयर्स, इट इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ, लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स। वेरी गुड, ठीक है, जितना भी पैसा शेयर्स पे अनपेड होगा बस मेरी उतनी ही जिम्मेदारी कंपनी में है। तो ये पांचों बहुत खुश हुए कि चलो भैया ये पार्टनरशिप वगैरह का नाटक निपटाओ, क्योंकि हमारे में से एक जने हैं जो अक्सर ही कांड करके चले आते हैं, अब इनका कांड बाकी चारों पे भारी हो जाता है। चलो कंपनी फॉर्म लाओ, ताकि क्या होगा, हम एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना देंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी बनाने से कोई किसी के कांड के लिए बाध्य नहीं होगा। Nobody will be bound by the act of another, only the company will be bound. ओके, तो ये पांचों लोग खुश होके कंपनी बना दिए। बट फिर इनके ऊपर कौन अप्लाई हो गया? इनके ऊपर अप्लाई हो गया कंपनीज एक्ट। ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, अब इनके ऊपर अप्लाई हो गया कंपनीज एक्ट। लो भाई, दुनिया भर के काम, मीटिंग करवाओ, रिटर्न फाइल करवाओ, ऑडिट करवाओ, है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करवाओ, फिर पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स दो, फिर कंपनीज एक्ट में जितनी बातें लिखी है सब मानो, बात बात पे रजिस्ट्रार को बताओ, बात बात में पब्लिक नोटिस निकलवाओ, बात बात पे डॉक्यूमेंटिंग करो। अरे बाप रे, इतना काम इन लोगों के सर पर आ गया कि इन लोग का जी घबरा गया। इन लोगों को लगा कि अरे बाप रे, अच्छा खासा हम पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, यहाँ तो हर बात सरकार को बतानी पड़ रही है। दोपहर में समोसा खाया, फाइल, दोपहर में पकौड़े खाए, फाइल, शाम को 4 बजे चाय पी थी, बताओ आरओसी को। अरे बाप रे, यहाँ तो हर बात हमें आरओसी को बतानी पड़ जा रही है। अब ये लोग बड़ा फंस गए। इनको एक तरफ से लग रहा है कि यार पार्टनरशिप वाला काम सही था, कम से कम हर बात पे इतना आरओसी को इन्वॉल्व तो नहीं करना पड़ता था। ऐसा लगता है जैसे हम 5 दोस्त नहीं, हम 6 दोस्त हैं, एक आरओसी भी हमारा दोस्त हो गया, सारी बातें जाके आरओसी को बताओ। लेकिन अगर वो वापस पार्टनरशिप वाले तो उस पे जाते, फॉर्म ऑफ बिजनेस पे, तो अगेन उनको वही वाली प्रॉब्लम आती, अनलिमिटेड पार्टनर, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली, जो कि बहुत बड़ा सरदर्द थी। अब ये पांचों दोस्त आए आपके पास, ये पांचों दोस्त चलते 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 चलते, ये मैं फुटस्टेप्स बनाऊं क्या, है ना, उल्टे पांव चल रहे हैं मैम, हाँ भाई नीचे की ओर आ रहे हैं ना, है ना, ये मेरे को ज्यादा अच्छे से बनाने नहीं आते भाई, देखो। चलो, ये पांचों दोस्त
चलते 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 चलते, मैम आप बना क्या रही हैं? लो भाई, लो फुटस्टेप्स बना रही हूँ, फुटस्टेप्स। मैम कोई भी जूता पहन के नहीं आया था क्या? नहीं, चलो जी, ये बन गए फुटस्टेप्स। चाहे एक जने को जूता पहना दे अपन। हाँ भाई, सब अपने हाथ में। मैम ये कैसे जूते हैं? क्रॉक्स पहन के है वो। ठीक है, ये पांचों दोस्त आए आपके पास। आहा, चश्मा वश्मा लगा लो, जरा बड़ा बड़ा लगोगे ना, प्रोफेशनल हो। और थोड़ा सा हंसता हुआ मुंह रखो, ठीक है। और ये पांचों दोस्त आए आपके पास। चलो जी, अब आपसे इन्होंने पूछा कि देखो अब हम हो गए परेशान। पार्टनरशिप में थी, हमें इन लोगों ने कहा कि पार्टनरशिप में हमें बड़ी आजादी थी, फ्रीडम बहुत था भाई, अपने हिसाब से कुछ भी करो, आपस में एक अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट को हम मानते थे, हम काम करते थे। ये बात बात में आरओसी को बताने का लफड़ा नहीं था हमारे पास। और दूसरा है कि हम कंपनी में जा रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी तो जो है यहां पे क्या हो गया था? अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब क्या है कि यहां पे हमें लायबिलिटी तो लिमिटेड मिल रही है, लायबिलिटी तो हमें लिमिटेड मिल रही है, बट जो एक कॉर्पोरेट ऑब्लिगेशंस होती है, मतलब कंप्लायंसेस बहुत सारी आ गई हैं सर पे। तो ये लोग आए आपके पास अपनी दुविधा लेकर और इन्होंने बोला कि हे महाराज, ठीक है, हे सीए नंद जी महाराज, आप प्लीज मुझे बताइए कि क्या इसमें मुझे कुछ भी हेल्प मिल सकती है? क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? अब आपको तो रास्ता पता ही था, लेकिन आपने उनसे कहा कि सर देखो, वैसे तो रास्ता इतना आसान नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल हूं, यस, चाहे सीए, सीएस है, सीएमए है, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा और आप उन्हें देंगे ये दिव्य ज्ञान। क्या है मैम ये दिव्य ज्ञान? ये दिव्य ज्ञान है कि आप लोग बना लीजिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, आप लोग बना लीजिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओ वाह, ये क्या है? ये है कि जिसमें आपको फ्रीडम मिलेगी पार्टनरशिप वाली और लायबिलिटी भी लिमिटेड हो जाएगी कंपनी के जैसे। अनलिमिटेड लायबिलिटी जो आपको पसंद नहीं थी उससे छुटकारा, और कंप्लायंसेस जो आपको पसंद नहीं थे उससे छुटकारा। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना लो जी आप, और आपको इतना अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां कंप्लायंसेस हो जाएंगे लिमिटेड और फ्रीडम मिल जाएगी आपको पार्टनरशिप वाली। बोलो है हुए कि नहीं? मजे हुए मैम? ऑफ कोर्स हुए। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ठीक है, जो कि 2008 में जाके हमारे सरकार की आंखें खुली कि हाँ भाई, कई लोगों को ये दिक्कत आती होगी कि पार्टनरशिप बना लिए हैं, फ्रीडम तो है बट लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बड़ी दिक्कत है। कंपनी बना रहे हैं तो इतनी कंप्लायंसेस आ जा रही हैं कि छोटे मोटे कामों के लिए भी कंपनी बनानी पड़ जा रही है, बड़ी दिक्कत हो जा रही है। अब यहां पे बोला गया कि एक काम करो, एलएलपी बना लो। बहुत सही, 2008 में ये दिव्य ज्ञान हम सबको प्राप्त हुआ कि एलएलपी बना लो। एलएलपी का मतलब ही है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब रहेगा एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, रहेगा एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस बट विथ लिमिटेड लायबिलिटी। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पार्टनरशिप के साथ वो नहीं रहेगी, लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी, प्लस थोड़ा सा आपको कॉर्पोरेट स्टेटस भी मिल जाएगा। इसमें क्या होता है? कॉर्पोरेट स्टेटस भी आ जाता है। वाह, मजे ही मजे। मतलब बैंक भी ना इज्जत से देखेगी कि हाँ भैया, कंपनी नहीं है पर एलएलपी है। जैसे होता है ना भाई, भले ही सीए ना बने लेकिन आर्टिकल हैं, सेकेंड ईयर आर्टिकल हैं, फाइनलिस्ट हैं, इज्जत है भाई। ऐसा नहीं है कि बस कॉमर्स ग्रेजुएट करके बैठे हुए हैं, है ना, इज्जत। तो बैंक भी इज्जत देगी कि चलो ठीक है, तुम भले ही कंपनी नहीं हो लेकिन कुछ कॉर्पोरेट स्टेटस तुम होल्ड करते हो यार, तुम एलएलपी हो, लिमिटेड लायबिलिटी हो। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 हम लोग अपने यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आई एम श्योर कि आपको अभी तक समझ में आ चुका है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है क्या।
आगे हम लोग हमारे चैप्टर को देखते जाएंगे और हम लोग बाकी की बातें समझते जाएंगे। यहां पे अभी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि पार्टनरशिप से आगे लेकिन कंपनी से पीछे जो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें पार्टनरशिप के भी सारे बेनिफिट्स हैं, कंपनी के भी बेनिफिट्स हैं, और पार्टनरशिप के जो डिसएडवांटेजेस थे उनको भी छोड़ दिया है और कंपनीज के डिसएडवांटेजेस को भी छोड़ के ये जो एक दिव्य कॉम्बिनेशन, जो एक डिवाइन कॉम्बिनेशन बना है, वही है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जितनी भी बातें आपको पार्टनरशिप में पसंद नहीं है वो सारी बातें यहां नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, पार्टनर एक दूसरे के कांड से नहीं बंध सकते। नोबडी इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अनदर पार्टनर। यस, एवरीबडी इज बाउंड, द एलएलपी इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ पार्टनर्स, बट द पार्टनर्स आर नॉट बाउंड बाय एक्ट ऑफ ईच अदर। वेरी गुड। लायबिलिटी इज लिमिटेड, जितना पैसा देंगे उतनी ही लायबिलिटी लेंगे। हर कांड के लिए हम अपने घर तक नहीं आने दे देंगे क्रेडिटर को। वेरी गुड भाई। कंपनी की तरह हमें भी क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। कंपनी की तरह हमें भी वो इज्जत मिलेगी कि हम एक सेपरेट लीगल पर्सन है, एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। तो ये सारे बेनिफिट्स को मिला के बनती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो अब हम लोग अपने पास यहां समझने जा रहे हैं। चैप्टर का ओवरव्यू आपको दिया हुआ है, उससे आप क्या ही कर लेंगे, चैप्टर तो देखो पढ़ना ही है। चलिए जी, तो यहाँ पे आपको कुछ बातें बताई गई हैं। ये सारी चीजें बस बेसिक डिटेल्स हैं कि चैप्टर में है 81 सेक्शंस, ठीक है, चैप्टर में है इतने सेक्शंस और चैप्टर में है 4 शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। चैप्टर में मतलब जो हमारा एक्ट है उसमें हमें इतना कुछ अभी अपने पास नहीं पढ़ना है। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है कि अगर पार्टनर्स ने आपस में राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड नहीं की है तो वो चुपचाप से फर्स्ट शेड्यूल को अडॉप्ट कर सकते हैं, बना बनाया मटेरियल मिल जाएगा। सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल कन्वर्जन की बात करते हैं। फर्म से एलएलपी, प्राइवेट कंपनी से एलएलपी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से एलएलपी। तो यहां पे इनके रूल्स दिए गए कि किस तरीके से कन्वर्जन हो सकता है। अगेन इट्स नॉट अ मैटर ऑफ आवर कंसर्न एज ऑफ नाउ। चलिए, यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है कि व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस न्यू फॉर्म ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्योंकि पार्टनरशिप में लोगों को आ रही थी दिक्कत बिकॉज ऑफ द अनलिमिटेड लायबिलिटी प्लस ऑल्सो बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनर का एक्ट दूसरे पार्टनर्स पे बाउंड है, मतलब एक पार्टनर जो है वो गए और किसी से बातचीत करके आके ये लोन ले आए 10 करोड़ का। अब ये तो लोन चुका नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है इनके पास तो इतना पैसा है नहीं, तभी ये लोन लेके आए। अब जो लोन लेने वाला, जो लोन देने वाला हमारा क्रेडिटर है वो बाकी पार्टनर्स के घर तक आ गया कि नहीं चलो जिसके पास ज्यादा पैसा है वही मेरा लोन निकालो। भैया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में इन सारी चीजों से बहुत आराम दिया गया है कि जिसने कांड किया है वो जाने, बाकी के पार्टनर्स नहीं जानते। ठीक है, तो ये एक बड़ा बेनिफिट दिया। प्लस लोग अक्सर फिर चॉइस क्या होती थी कि पार्टनरशिप नहीं अगर करनी है तो फिर कंपनी बना लो। कंपनी बनाते ही दुनिया भर के कंप्लायंसेस का लोड आ जाता था। वो कंप्लायंसेस का लोड संभालते संभालते कंपनी का और पैसा खर्च हो जाता था, टाइम खर्च होता था, प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करना पड़ जाता था। बाप रे, बहुत एक होता ना कि जो फ्रीडम ऑफ वर्किंग था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। हम तो कंप्लायंसेस में दबे जा रहे थे। तब जाके ये एलएलपी फॉर्म आया। So LLP as a form of business organization is an alternative corporate business vehicle. So यहाँ पे status इसका corporate का ही है. It provides the benefits of limited liability and allows the members the flexibility of organizing their internal structure as a partnership based on mutually arrived agreement. मतलब आप अपने हिसाब से भी काम कर सकते हो और आपकी लायबिलिटी भी लिमिटेड रहेगी। कंपनीज में ये होता है कि आप अपने हिसाब से नहीं काम कर पाते हो ज्यादा, सारी चीजें मोस्टली कंपनीज एक्ट बताता है कि करनी कैसे है। ठीक है, तो यहां पे आपको उन दोनों चीजों का बेनिफिट मिला। द एलएलपी फॉर्म enables entrepreneurs, professionals and enterprises providing services of any kind or engaged in scientific or technical disciplines to form commercial efficient vehicles suited to their requirements. अब जैसे सीए, सीएस है, इनके लिए कंपनी बनाना मना है, इनके लिए है कि आप फर्म बना लीजिए। अब अगर सीए लोग सारे फर्म में जुड़ जाएंगे तो लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो सकती है। तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हमेशा एलएलपी बना के चलो, थोड़े मोड़े कंप्लायंसेस भी करते रहो और बाकी लायबिलिटी को भी लिमिटेड रखो।
और जहां पे पार्टनर्स को आपस में ऐसा लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी जैसा खतरा हम पे आएगा नहीं, कभी हम इतना लोन लेंगे ही नहीं कि भैया हमारे घर तक आ जाए कोई, तो ठीक है तब पार्टनरशिप बना के चलो, वो तो अपनी अपनी चॉइस है। जैसे बाकी के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस अवेलेबल है वैसे ये भी अवेलेबल है। चलो नेक्स्ट, सीधे हम लोग इस पे आते हैं, यहां से ही आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो एलएलपी में क्या है, जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया, एलएलपी कंबाइंस द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनीज एंड इट totally leaves out the disadvantages that both these forms of businesses have. So partnership का बेनिफिट क्या है, the freedom of management, ठीक है, the freedom of internal working, ठीक है, द म्यूचुअली एक्सेप्टेड अग्रीमेंट, ये सारे बेनिफिट है पार्टनरशिप के, ठीक है, प्लस अ कॉर्पस, मतलब जिसमें सब लोग फंड इकट्ठा करते हैं, ठीक है, मतलब फंड इकट्ठा होगा। कंपनी का क्या बेनिफिट है, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉर्पोरेट स्टेटस, तो ये सारे बेनिफिट एलएलपी को मिलते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली जो डिसएडवांटेजेस है वो पीछे छूट जाएंगी, और कंप्लायंसेस का जो लोड है वो भी झेलने को नहीं मिलेगा। So it's a new form of legal business entity with limited liability. It is an alternate corporate business vehicle. It is a corporate business vehicle. Allow the partners the flexibility of organizing their internal structure. They don't have to follow each and everything what is written in Companies Act. MOA बनाओ, पूरा AOA बनाओ, फिर इस तरीके से clauses डालो, उस तरीके से बातें लिखो, इतना नहीं जरूरत है। हाँ, इसी के जैसा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, लेकिन compliances का लोड कम होता है LLP में। LLP itself will be liable for the full extent of its assets. कौन लायबल होगा फुल एक्सटेंट तक, LLP, उसके पार्टनर्स नहीं। पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, LLP की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स, टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स, ठीक है। चल नाउ वी कम टू द डेफिनेशंस। हर एक्ट की तरह एलएलपी एक्ट में भी डेफिनेशंस दिए हुए हैं सेक्शन 2 में। सो वी कमिंग टू सेक्शन 2, डेफिनेशंस अंडर सेक्शन 2। अब आप जितने भी डेफिनेशंस देखोगे वो सेक्शन 2 के अंदर है। सारी डेफिनेशंस हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग खाली कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ते जाएंगे। एंड विद दैट वी कम टू आवर फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। व्हाट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट? मैम बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब है, और बॉडी कॉर्पोरेट का काम अभी कहाँ आएगा, जब हम लोग ये समझेंगे कि एलएलपी में कौन पार्टनर हो सकते हैं और कौन नहीं हो सकते, वहां पे आपको ये बॉडी कॉर्पोरेट समझने का काम आएगा। बॉडी कॉर्पोरेट कौन हो सकता है, मींस अ कंपनी। सबसे पहले तो एक कंपनी तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही, एंड इंक्लूड्स, देखा यही एक डिफरेंस होता है, इसी को बोलते हैं कि ये मीनिंग बताकर इंक्लूसिव डेफिनेशन दिया हुआ है। मीनिंग बताकर इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यानी मीनिंग बता दी कि इट मीन्स अ कंपनी, ठीक है, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट, एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, यानी कि जो हमारी डोमेस्टिक एलएलपी है रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब जितनी भी एलएलपी इंडिया में एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर रजिस्टर हो रही है, जिन्हें हम डोमेस्टिक एलएलपी भी कह सकते हैं, डोमेस्टिक एलएलपी या इंडियन एलएलपी भी कह सकते हैं। एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया मतलब फॉरेन एलएलपी, ठीक है, फॉरेन एलएलपी। एंड तीसरा अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि जिसे हम कहते हैं फॉरेन कंपनी। ओके, सो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब एक कंपनी तो है ही, साथ में डोमेस्टिक एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, फॉरेन कंपनी भी है। तो सिंपल सी एक बात है कि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, कंपनी, फॉरेन कंपनी, एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, ये चारों ही क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। इट डज नॉट इंक्लूड, व्हाट डज इट डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या चीजें बॉडी कॉर्पोरेट में शामिल नहीं होती हैं, व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड,
It does not include a corporation sole, a cooperative society registered under any law and any other body corporate at CG में notify. तो यहां पे आपको क्लियर कर दिया गया है कि भाई देखो बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट में क्या चीजें आती हैं, मीन्स एंड इंक्लूड्स, एंड व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड. तो व्हाट डज इट मीन एंड इंक्लूड? इट मीन्स अ कंपनी, LLP, फॉरेन कंपनी एंड फॉरेन LLP. What does it does not include? A corporation sole, cooperative society, any other corporate notified by central government. ध्यान से समझेंगे इस बात को कि does not include करके उन चीजों को बाहर निकाला गया है जिन्हें आप शायद बॉडी कॉर्पोरेट समझ सकते थे. देखो यहां डज नॉट इंक्लूड में अलग से पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा नहीं लिखा है. उन्हीं चीजों को बाहर निकाला है जो शायद बॉडी कॉर्पोरेट कंसिडर हो जाती अगर ये डज नॉट इंक्लूड करके क्लियर नहीं करते. तो डज नॉट इंक्लूड में सबसे पहले आता है कॉर्पोरेशन सोल. व्हाट डू वी मीन बाय कॉर्पोरेशन सोल? क्या मतलब है कॉर्पोरेशन सोल का? देखो कॉर्पोरेशन सोल एक ऐसी पोजीशन है जो अपने आप में एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, जो अपने आप में एक सेपरेट लीगल पर्सन है, बट इट इज हेल्ड ओनली बाय अ सिंगल पर्सन. तो जब हम यहां बात करते हैं कॉर्पोरेशन, एक बस एडिशनल बातें बता रही हूं, ये सब अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है. कॉर्पोरेशन दो तरीके की हो. कॉर्पोरेशन मतलब लोगों का जुड़ना, कंट्रीब्यूट करना. दो तरीके की हो सकती है, कॉर्पोरेशन सोल, कॉर्पोरेशन एग्रीगेट. ये सब लॉ की लैंग्वेज है. कॉर्पोरेशन एग्रीगेट का मतलब है जब बहुत सारे लोग मिलके, जब बहुत सारे लोग मिलके, लो बहुत सारे लोग बना दिए मैंने, ठीक है, जब बहुत सारे लोग मिलके एक लीगल एंटिटी क्रिएट करते हैं, जब बहुत सारे लोग मिलके एक लीगल एंटिटी क्रिएट करते हैं, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेशन एग्रीगेट. जिसका एग्जाम्पल क्या होता है? जिसका एग्जाम्पल है जैसे कंपनी, ऑफ कोर्स. तो बहुत सारे लोग, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट करते हैं ना, तो वो होता है एक कॉर्पोरेशन एग्रीगेट. फिर आता है कॉर्पोरेशन सोल. कॉर्पोरेशन सोल का मतलब होता है जहां पे सिर्फ एक पर्सन अपने आप में, ये जो पोजीशन है, ये जिस कुर्सी पे ये बैठते हैं, ठीक है, अब मुझे कुर्सी बनाने तो नहीं आती बट स्टिल आई विल ट्राई. ये जो कुर्सी पे ये बैठ रहे हैं, ये कुर्सी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. इस चेयर के अपने राइट्स हैं, अपनी ड्यूटीज हैं, पावर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, ठीक है. ये सब इस चेयर का है, ये सब इस चेयर का है जिसपे एक सिंगल पर्सन बैठता है. एंड नो मैटर कि ये पर्सन है दुनिया में या फिर चले जाए. मतलब क्या कहने का मतलब है कि ये पोजीशन जो है ये परपेचुअल पोजीशन है. ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन जो है ये परपेचुअल पोजीशन है. एक पर्सन जाएगा, दूसरा आएगा, पोजीशन अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह बरकरार रहेगी. जैसे कौन है इसका एग्जाम्पल? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आपने अक्सर यह सुना होगा कि अगर प्रेसिडेंट चाहें तो किसी की फांसी भी रुकवा सकते हैं. तो वहां पे कोई नाम नहीं बताया जाता है कि भाई मिस्टर APJ अब्दुल कलाम चाहें तो रुकवा सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद चाहें तो रुकवा सकते हैं, ठीक है, प्रणब मुखर्जी चाहें तो रुकवा सकते हैं. ऐसा नाम नहीं कहा गया है. ये कहा गया है कि हाँ भाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो चाहें तो फांसी रुकवा सकते हैं. उनके ऑर्डर पर, कहते हैं ना, एकदम लास्ट मोमेंट पे भी फांसी रुक सकती है. प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे इमरजेंसी घोषित हो सकती है. प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है. तो ये प्रेसिडेंट क्या है? दिस इज अ पोजीशन, दिस इज अ कॉर्पोरेशन सोल, ठीक है. दिस इज अ पोजीशन, दिस इज अ कॉर्पोरेशन सोल. इट डज नॉट टॉक अबाउट अ पर्सन. हो सकता है कि आज उस कुर्सी पर एक हटे दूसरा बैठ जाए, बट द पावर, द पोजीशन, द राइट्स, द ड्यूटीज of that position remains intact.
सो दैट इज कॉल्ड अ कॉर्पोरेशन सोल। तो वैसे तो ये भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, पर हम इसे एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे। वैसे तो ये भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये पोजीशन, ये कॉर्पोरेशन सोल, बट हम इसे एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे। वी विल नॉट कॉल इट एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, उसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट एज पर LLP एक्ट, इट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो कॉर्पोरेशन सोल के बारे में, जरा सा कॉर्पोरेशन सोल के बारे में आप यहां पे लिख सकते हैं कि कॉर्पोरेशन सोल का क्या मतलब है। भाई देखो, कॉर्पोरेशन सोल का मतलब है सिंगल ऑफिस ऑक्यूपाइड बाय सिंगल नेचुरल पर्सन, single office occupied by single natural person being a separate legal entity, being a separate legal entity in itself, that is what, that is corporation soul। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि प्रेसिडेंट, ठीक है, जैसे कि सीएजी। सीएजी बोलने से वो पोजीशन की हम बात करते हैं, हम उस पर्सन की बात नहीं करते जो इस वक्त सीएजी है, हम बात करते हैं उस पोजीशन की। अब मैम ऐसे तो बहुत से पोजीशन है, प्रेसिडेंट, ICAI, राइट, बट दैट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट एज पर LLP एक्ट। ठीक है, ये कॉर्पोरेशन सोल भले ही हो सकते हैं अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी, बट ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माने जाएंगे। जितने भी जैसे पब्लिक ऑफिसेज हैं, जितने भी होल्डर ऑफ द पब्लिक ऑफिस होल्डर, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जैसे कि CJI, ठीक है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM वगैरह, तो ये सब अपने आप में कॉर्पोरेशन सोल है, विच इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। मूविंग अहेड, बिजनेस का मतलब आप सबको पता है कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होते हैं आपको पता है। कमिंग टू डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये एक टर्म है जो आप LLP एक्ट में सुन रहे हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर। जैसे कंपनी में कौन होता है, एक डायरेक्टर होता है, वैसे ही LLP में कौन होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है। ठीक है, अब डेजिग्नेटेड पार्टनर का मैम मतलब क्या है कि उसको अलग से कुछ लड्डू पेड़े मिल रहे हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। भाई देखो, गवर्नमेंट ने ना बड़ा सोच समझ के एक्ट बनाया है, आप आपस में बेनिफिट कैसे शेयर करते हो ये आपके अग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन कल को लॉ की कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही है, इस बात पे झगड़ा ना हो, इसलिए हम पहले से बता दे रहे हैं कि तुम अपने में एक डेजिग्नेटेड पार्टनर रखना, मतलब एक ऐसा बकरा छांट के रखना जिसके ऊपर सारी कंप्लायंसेस की जिम्मेदारी डाली जा सके, पेनाल्टी लगे तो उसके ऊपर लगे। मैम तो फिर कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर क्यों बनना चाहेगा, क्योंकि अथॉरिटी भी उसी की होती है, डेजिग्नेटेड पार्टनर के साइन किए बिना कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर आप कह सकते हो, अगर मैं बहुत ही सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो पार्टनरशिप का करता भरता वो होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो कंपनी जो LLP एक्ट है वो कहती है कि आपको अपने में डेजिग्नेटेड पार्टनर छांट के रखना पड़ेगा, हमें डेजिग्नेटेड पार्टनर आपको बताना पड़ेगा कि कौन है। तो जिसको आप डेजिग्नेट करेंगे एज द डेजिग्नेटेड पार्टनर, दैट पर्सन विल बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर। मैम वाह क्या बात बोली है, ऑफ कोर्स। एंटिटी का मतलब है मींस एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है भाई, एंड अ फर्म सेटअप अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो ये कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए। चलो आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल ईयर, मैम फाइनेंशियल ईयर की भी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, ऑफ कोर्स। फाइनेंशियल ईयर तो सबको पता है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। नई बात क्या है, नई बात है ये लो, आप लोगों को बहुत नई नई बातें जानने का मन करता है, तो आपके लिए आई है नई बात, और वो है ये कि सारे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ही होते हैं। दैट इज ट्रू,
बट इन केस ऑफ LLP इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 30th डे ऑफ सितंबर, मतलब 30 सितंबर के बाद जो भी LLP क्रिएट हो रही है उसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा माना जाएगा? अगला 31 मार्च या अगले के अगला? अगले के अगला। चलो यहां पे इस बात को समझेंगे। फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर भाई देखो सबको पता है कि फाइनेंशियल ईयर तो मैम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च होता है। अरे वाह, क्या समझदारी की बात की। अब यहां पे कह रहा है कि किसी का भी इनकॉर्पोरेशन, अगर इनकॉर्पोरेशन LLP इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 30th of September, LLP इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 30th of September, मतलब क्या मतलब है इसका? 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कभी भी। तो इनके लिए आपको क्या करना है? यहां पे आपका आया मान लो 1 अक्टूबर 2023, तो वैसे तो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024 पे खत्म हो जाना चाहिए। वो कह रहे हैं आप इसे छोड़ दो, वो कह रहे हैं आप इसे छोड़ दो, आप आगे जाओ। आप ये जो 31 मार्च 2025 आएगी ना, इसको आप एक फाइनेंशियल ईयर मानना। सिर्फ जब यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन हुआ हो, इनकॉर्पोरेशन जब इतने के बीच हुआ होगा तब, इनकॉर्पोरेशन जब यहां हुआ होगा तब, ठीक है। जब भी इनकॉर्पोरेशन एक फाइनेंशियल ईयर में इसके बीच हुआ होगा, यानी कि 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक में कभी भी हुआ होगा, तो आप जो भी अगली 31 मार्च आ रही होगी उसको छोड़ देना, उसके अगले पे चले जाना, ठीक है। उसको आप एक फाइनेंशियल ईयर मानना। एग्जाम्पल ले लो भाई, एग्जाम्पल लो भाई। देखो 25 दिसंबर की पार्टी हुई, क्रिसमस पार्टी हुई, और क्रिसमस पार्टी में 3 दोस्तों ने तय किया कि चल भाई LLP बना लेते हैं। चलो भाई बढ़िया। 27 को ये 3 जने गए, ठीक है, 3 पार्टनर्स दे वेंट, और इन्होंने 27 दिसंबर 2023 को एक LLP बनवा ली। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लोग आपसे पूछ रहे हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब होगा? फाइनेंशियल ईयर 27/12/23 से लेकर 31/3/24 होगा, या फिर 27/12/23 से लेकर 31/3/25 होगा। तो हमने ये देखा कि नहीं भैया, ये वाला तो तुम्हारा नहीं होगा, ये वाला तुम्हारा होगा, ठीक है, क्योंकि एक्ट ऐसा कह रहा है कि हम फाइनेंशियल ईयर अगले 31 मार्च वाले को मानेंगे। इसका मतलब है कि कभी भी मैक्सिमम फाइनेंशियल ईयर कितने का हो सकता है? मैक्सिमम 18 मंथ्स का हो सकता है। ऐसा ही कंपनीज एक्ट में भी एक जगह लिखा है कि अगर आपने 1 जनवरी, किसी भी साल के 1 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट किया है, तो आप सीधे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर सकते हैं वो 3 महीने के लिए क्लोज मत कीजिएगा, सीधे 15 महीने के लिए क्लोज कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही बात आपको कंपनीज एक्ट में मिलेगी। तो यहां पे कह रहा है कि जब आपको यहां फाइनेंशियल ईयर मानना है तो आप एक बार में मैक्सिमम 18 मंथ्स का मान सकते हैं, 18 मंथ्स का मान सकते हैं। जबकि अब देखो, अब अगली लाइन में ना इस पूरे पे पानी फिर जाएगा। क्या लिखा था? एक शब्द लिखा था, द फाइनेंशियल ईयर मे एंड, आप मान सकते हैं। फिर क्या हुआ? इस पूरे पे पानी फिर जाएगा। कैसे पता है? क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि सबका फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च होना ही चाहिए। तो इन कीपिंग विद द इनकम टैक्स लॉ, द फाइनेंशियल ईयर फॉर LLP शुड ऑलवेज बी फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। पानी फिर गया सारी बातों पे? हाँ मैम, सारी बातों पे पानी फिर गया। इसका मतलब है कि हमने अभी इतनी कहानी पढ़ी कि इट मे, इट कैन बी, इट मे बी, इट मे बी दिस, ओके। फिर क्या हुआ? बीच में आया इनकम टैक्स एक्ट, है ना। इनकम टैक्स एक्ट ऐसे भी अपनी बहुत मनमानी करता है, तो बीच में आया इनकम टैक्स एक्ट। और इनकम टैक्स एक्ट क्या कह रहा है कि भैया
हम खाली 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का ही कोई भी साल मानेंगे। तो अगर तुम 27 को भी इनकॉर्पोरेट हो रहे हो तो आई डोंट केयर, एंड ऑन 31/3/24 एंड देन अगला कब से स्टार्ट होगा, अगला स्टार्ट होगा यहाँ एंड एंड कब होगा 31/3/25। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन एग्जाम में आ जाती हैं तो बड़ा दुखता है कि भाई हमने ठीक से नहीं पढ़ा था क्या, इसीलिए मैं ठीक से पढ़ा दे रही हूँ आपको। नेक्स्ट कमिंग टू फॉरेन एलएलपी, कितना कॉमन सेंस की बात है कि भाई फॉरेन एलएलपी कौन सी होगी, जो कि आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई हो वहां के किसी लॉ में, दैट इज फॉरेन एलएलपी, एंड व्हिच एस्टैब्लिशेस अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। हाउ ऑब्वियस, जैसे कि एक फॉरेन कंपनी होती है, क्या हमें दुनिया की हर कंपनी से मतलब है? नहीं, जिस कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, चाहे फिजिकली चाहे इलेक्ट्रॉनिकली, वही मेरे लिए फॉरेन कंपनी है। वैसे ही फॉरेन एलएलपी कौन है, जो कि इनकॉर्पोरेट तो भले ही आउटसाइड इंडिया हुई है लेकिन जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया भी है, इट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कौन हो गई भाई, जो पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट है। हाउ ऑब्वियस, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो कि एलएलपी एक्ट 2008 में रजिस्टर होगी वो एलएलपी कहलाएगी। व्हाट इज एलएलपी अग्रीमेंट? एलएलपी अग्रीमेंट क्या है? एलएलपी अग्रीमेंट इज एनी अग्रीमेंट जो कि पार्टनर्स आपस में तय करते हैं, ठीक है, और जिनके तहत वो लोग बाकी के सारे काम करते हैं। मतलब एक म्यूचुअली अग्रीमेंट तो ड्राफ्ट करेंगे ना कि हम कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, कौन कितना पैसा लाएगा, कौन कितना प्रॉफिट ले जाएगा, ठीक है, कि कौन लोन दे रहा है, कौन लोन नहीं दे रहा है, किसको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, किसी को सैलरी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, दुनिया भर की बातें। वो सारी बातें हमने जहां तय की हैं, वो सारी बातें हमने जहां पे म्यूचुअली अग्री की हैं, ऐसा नहीं है 2 लोगों ने तय करके बाकी 10 पे थोप दिया, जहां पे म्यूचुअली अग्री हुई है, सिग्नेचर्स हुए हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं एलएलपी अग्रीमेंट। और अगर कभी ऐसा हो कि सारे पार्टनर्स ने मिलकर कोई अग्रीमेंट ड्राफ्ट ही नहीं किया, उनको ऐसा लगा कि ना ड्राफ्ट करेंगे ना बाद में झगड़ा होगा ना बातें होंगी, जो समझ में आएगा उस समय देखी जाएगी, प्रॉफिट बटा देखेंगे कि 2 लोग को पता ही नहीं है कि प्रॉफिट हुआ है, चलो भैया आपस में ही बांट लो, तो ऐसा नहीं करने देती है एलएलपी एक्ट। वो कहती है कि अगर आपके बीच में कोई पॉइंट पे डिस्कशन नहीं हुआ है या फिर अगर आपने आपस में कोई एग्रीमेंट बनाया ही नहीं है, जो हम होने नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि अभी हम इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आपको तभी देंगे जब आप एक अग्रीमेंट बना लेंगे, तो कोई ऐसा केस नहीं हो सकता जब आप अग्रीमेंट ना बनाए, ठीक है। और जब आप अग्रीमेंट बना ले रहे हैं, अगर मान लीजिए आप उसमें 2-4 मैटर हैं ऐसे जो नहीं लिखे आपने और बाद में ऐसा कोई केस हो जाता है, तो वहां पे जो फर्स्ट शेड्यूल है इस एक्ट का वो पूरी तरीके से अप्लाई हो जाएगा। It means any written agreement between the partners of the LLP or between the LLP and its partners which determines the mutual rights and duties of the partners and their rights and duties in relation to the LLP. और first schedule shall be applicable for all matters not covered in agreement. For example कि LLP को merger करना है और कोई specific point वहां पे कवर नहीं हुआ है कि merger के समय हम गुडविल लेंगे तो वैल्यू कैसे करेंगे, ठीक है, तो ऐसे में जैसी बातें फर्स्ट शेड्यूल में लिखी होंगी वैसी अप्लाई हो जाएंगी। तो बेसिकली एलएलपी अग्रीमेंट क्या कर रहा है, पार्टनर को पार्टनर से भी बाउंड कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना उनके एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस बात कर रहे हैं कि भाई दोनों के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस बाउंड है, और पार्टनर्स को एलएलपी से भी, पार्टनर्स को एलएलपी से और एलएलपी को पार्टनर्स से भी बाउंड करता है, ठीक है। इट इज अग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स, जिससे कि उनकी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज पता चलती है हमें, ठीक है। नेक्स्ट नेम इज नथिंग बट, अगर हम बात करें इंडिविजुअल की तो उनका फोरनेम, मिडिल नेम, सरनेम, जैसे कि नारायण दास गुजराती ऐसे, और या तो फिर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका जो भी रजिस्टर्ड नेम है वही उसका नेम है। पार्टनर कौन है भाई, जो भी पार्टनर
LLP के हिसाब से बन जा रहा है वो पार्टनर है। रीजनल डायरेक्टर जिनका पूरा कंट्रोल होगा, जो कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड होंगे। रजिस्ट्रार कौन होंगे? अगेन जो कि रजिस्ट्रार होते हैं। चलो, कुछ ज्यादा समझने का यहाँ नहीं था। कमिंग टू स्मॉल LLP, स्मॉल LLP कौन होगी भाई? स्मॉल LLP के लिए हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया है? हमारे पास स्मॉल LLP के लिए कुछ क्राइटेरिया है। कौन कौन से? कंट्रीब्यूशन के और टर्नओवर के। ठीक है, ये दो क्राइटेरिया हैं हमारे पास। क्या है ये दोनों क्राइटेरिया? किन क्राइटेरिया पे पता चलेगा कि स्मॉल LLP है? जब कंट्रीब्यूशन सिर्फ 25 लाख तक का होगा और टर्नओवर ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 40 लाख तक का होगा, तब हम उसे कहेंगे कि ये एक स्मॉल LLP है। ठीक है, अभी आपके बहुत सारे डिस्कशन में स्मॉल LLP का ज्यादा डिस्कशन होने नहीं वाला है, बट टू कैटेगराइज यू शुड बी नोइंग। फिर से देखेंगे, एंड लिखा है यहाँ पे, एंड इसका मतलब है कि कंट्रीब्यूशन भी 25 लाख से कम होना चाहिए और टर्नओवर जो है वो 40 लाख से कम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने लिखा स्मॉल LLP। कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 25 लाख एंड टर्नओवर कितना होना चाहिए? शुड बी लेस देन 40 लाख प्लस, ये प्लस है यहाँ पे। ठीक है, मतलब बोथ कंडीशंस हैव टू बी सैटिस्फाइड, बोथ कंडीशंस have to be satisfied. Example, contribution, turnover, contribution, turnover, case 1, case 2, case 3। कंट्रीब्यूशन है 25 लाख, टर्नओवर हो गया 50 लाख। क्या ये स्मॉल LLP है? क्या ये स्मॉल LLP है? नहीं मैम, इनका टर्नओवर बहुत बड़ा हो गया है ना? इनका टर्नओवर, क्या ये स्मॉल LLP है? नहीं। ओके, कंट्रीब्यूशन है 25 लाख, कंट्रीब्यूशन है 25 लाख, टर्नओवर है 40 लाख। क्या ये स्मॉल LLP है? हाँ, क्योंकि उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, उतने पे भी ये स्मॉल LLP ही है। मैम, टर्नओवर तो है अभी इनके पास 5 लाख क्योंकि शुरुआत है, और लेकिन सारे पार्टनर्स ने मिलकर 40 लाख का अमाउंट पूल कर दिया है, तो क्या ये स्मॉल LLP है? नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? स्मॉल LLP दोनों कंडीशन एक साथ सैटिस्फाई होनी चाहिए। केस 4, दोनों कंडीशन एक साथ सैटिस्फाई होनी चाहिए। क्या ये स्मॉल LLP है? हाँ मैम, दोनों कंडीशन एक साथ सैटिस्फाई हो रही है, देन इट इज अ स्मॉल LLP। सो इसके अलावा अगर कोई और भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि प्रिस्क्राइब की जाएंगी वो लगाई जाएंगी, तब जाके वो स्मॉल LLP की कैटेगरी में आएगा। ट्रिब्यूनल का मतलब नथिंग है, ट्रिब्यूनल का मतलब है जो ट्रिब्यूनल होती है। अच्छा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब LLP एक्ट में कंपनीज एक्ट का क्या काम पड़ता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा काम पड़ता है, और बाकी आपको बहुत सारी चीजें कंपनीज एक्ट से रिजेंबल करती हुई दिखेंगी। अभी हम लोग आगे जितनी बातें पढ़ेंगी, कई सारी बातें आपको कंपनीज एक्ट से रिजेंबल करते हुए दिखेंगी। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड एंड नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट but defined in Companies Act shall have the meaning respectively assigned to them in that act। जैसे कि अगर हम बात करें कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की, तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट जरूरी नहीं है कि LLP एक्ट में आके आपको अलग से डेफिनेशन दे, यही यहां दिया है लेकिन यहां यूज किया है, तो कंपनीज एक्ट में जो दिया है वो मान लो। ठीक है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट LLP एक्ट पे अप्लाई नहीं होता, बस जहां जहां पे बोला गया होगा वहां वहां पे अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यहां पे अप्लाई नहीं होता, बस जहां जहां बोला गया होगा सिर्फ और सिर्फ वहीं वहीं अप्लाई होगा और कहीं भी अप्लाई नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो ये हम लोगों ने अभी कुछ बस बेसिक जो डेफिनेशंस थी हमारे पास वो हमने पढ़ी है।